हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर सैक हिंदी रचनात्मक लेखन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है आपका, भाव तथा विचार में रचना रूपांतरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन है आपका, भाव तथा विचार में रचना में रूपांतरण की प्रक्रिया, मतलब कि जो आपके भाव है और जो आपके विचार है, ठीक है, इसमें इसके माध्यम से आप किस प्रकार से रचना करते हो, किस प्रकार से इन भाव इन विचारों को रचना में रूपांतरण करते हो, ठीक है, रचना में परिवर्तित करते हो, किसको, अपने भाव और अपने विचारों को। तो देखिए, साहित्य रचना का उत्स क्या होता है, इससे साहित्य में भाव और विचार का प्रश्न जुड़ा होता है कि जो हम साहित्य रचना करते हैं साहित्यों की, इसका मेन मोटिव क्या होता है ना, किसके माध्यम से हम इसकी रचना करते हैं। तो इसका जो प्रश्न है भाव और विचार से जुड़ा होता है। यही कारण है कि लेखक एक पात्र की बेरोजगारी से द्रवित होकर एक कहानी लिखता है, दोपहर का भोजन, और वे कहानी उत्तर भारत में पढ़े लिखे वर्ग में फैली विकराल गरीबी से जुड़ जाती है। देखिए क्या होता है कि एक लेखक है, उसने एक पात्र की या एक व्यक्ति की बेरोजगारी देखी, ठीक है, और वो उससे परेशान हुआ, है ना, द्रवित हुआ, उसके भाव उसने महसूस करे, है ना, और उसने एक कहानी लिख दी, दोपहर का भोजन। आप सबने पढ़ा होगा, 11th या 12th में है ये चैप्टर, दोपहर का भोजन, ठीक है, जिसमें सभी लोग झूठ बोलते कि हाँ मैंने खाना खा लिया, हाँ मैंने खाना खा लिया, लेकिन किसी ने असल में खाना खाया नहीं होता है, क्योंकि घर में उसमें खाना नहीं होता है, तो सब लोग पानी पीकर अपना गुजारा चलाते हैं, ठीक है। तो कोई लेखक अपने गांव इलाके में आने वाली बाढ़ या सूखे से प्रेरित होकर कहानी लिखता है या उपन्यास लिखता है, और उसकी वह रचना विकास के ढांचे के सामने प्रश्न चिन्ह की तरह गड़ जाती है, खड़ी हो जाती है। अब देखो, एक बंदे ने दूसरे बंदे की प्रॉब्लम देखी, समस्या देखी, उसने उस चीज को फील किया, ठीक है, उसका भाव आया उसके अंदर, तो उसने एक कहानी लिख दी, दोपहर का भोजन। दूसरे बंदे ने अपने गरीब अपने गांव में क्या देखा, सूखा देखा, बाढ़ देखा, उससे प्रेरित हुआ, उसने उपन्यास या कहानी लिख दी, ठीक है, और ये सब क्या हुआ, विकास के ढांचे में प्रश्न चिन्ह की तरह खड़े हो गए। मतलब कि आप कहते कि हमारे देश में विकास है, लेकिन क्या वास्तव में हमारे देश में विकास है? अगर विकास होता हमारे देश में तो कोई बेरोजगार नहीं होता। अगर विकास होता हमारे देश में तो सूखा या अकाल पड़ने पर लोग मरते नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब हम एक इंसान से क्या करते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है, उसकी समस्या देखते हैं, हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उन भावों से क्या होता है, विचार उत्पन्न होते हैं, और उन विचारों को जब हम शब्दों में लिखते हैं, साहित्य में लिखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा साहित्य बन जाता है, साहित्य की रचना हो जाती है। अब देखो, ठीक है, लेख साहित्य की रचना शब्दों में तो जरूर की जाती है, लेकिन लेखक का दृष्टिकोण, लेखक का विचार ही उस रचना में अर्थ भरता है। मतलब कि साहित्य की जो रचना है वो हम शब्दों के माध्यम से तो कर देते हैं, लेकिन उसमें अर्थ जो भरता है, उस रचना में जो अर्थ भरता है, वो लेखक का दृष्टिकोण, लेखक का विचार, लेखक के भाव जो होते हैं वो भरते हैं, ठीक है। तो भावों और विचारों के माध्यम से क्या होता है, हम किसी चीज की रचना करते हैं। मुक्ति बोध इस संदर्भ में ये प्रश्न उठाते हैं कि आखिर क्या कारण है कि एक कलाकार दूसरे कलाकार से ऊंचा समझा जाता है। क्यों वाल्ट व्हिटमैन या ब्राउनिंग को लोग टेनिसन से ऊंचा समझते हैं, कबीर क्यों बिहारी से ऊंचा है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे मुक्ति बोध लिखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते समय हमें साहित्य में सतह की परिचय हो जाता है, सतह का परिचय हो जाता है। कौन किस सतह से बोलता है, ये सवाल है। रविंद्रनाथ जिस सतह से बोलते हैं, जिस व्यापक जीवन के सर्वोच्च बिंदु पर खड़े होकर देश देशांतर
के जन समुदाय के सामने वे अपने आप को प्रकट करते हैं, उस स्थान से अन्य अनुगामी कलाकार नहीं बोल पाते। मतलब सीधा से कि जिस परिस्थितियों से वो गुजरा है, जैसा उन्होंने जैसा उनको भाव मिला है अपने देश में, अपनी देश की परिस्थितियों में, तो वो उसी प्रकार से बोलेंगे, उसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, जिसका जितना जुड़ाव होता है आम लोगों से, ठीक है, जन कल्याण जन व्यवहार की जो भाषा बोलते हैं उससे, ठीक है, वो उतना ही अच्छा रचनाकार बनता है। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अभी इसमें ये बोल रहे हैं कि क्यों कबीर जी बिहारी से ऊंचे समझे जाते हैं, क्योंकि जो कबीर जी की वाणी थी, है ना, उन्होंने जो महसूस किया, उनके अंदर जो भाव थे, वो इस प्रकार आम जनता से जुड़े हुए थे कि वो ऑब्वियसली बिहारी जी से ऊपर उठने थे। मुक्ति बोध के इस कथन से ये स्पष्ट है कि रचना वास्तव में भाव और विचार के समन्वय से उपजती है। हाँ, उपजती है। क्या बोल रही है कि जो रचना है ना, वो वास्तव में भाव और विचार के मिलन, ठीक है, समन्वय मिलन से उपजती है। लेकिन रचना ऊंची अपनी सतह यानी विचार के कारण ही कहलाती है। कोई रचना ऊंची उठती है तो उस बंदे के विचार, उस लेखक के विचार, उस कवि के विचार क्या है, उसके माध्यम से कोई रचना ऊपर उठती है। अभी आप मान लो कि ऐशो आराम की जिंदगी में जी रहे हो, तो आपके विचार किस टाइप के होंगे? ऐशो आराम वाले टाइप के होंगे। ठीक है, और आप एक गरीब जिंदगी में जिए, ठीक है, आपने हर परिस्थिति को महसूस किया, कैसा था कैसा नहीं था आप सब जानते हो, और आप उसके बारे में जब लिखते हो ना, तो वो आम लोगों के हृदय तक पहुंचती है, जिसके कारण उसका साहित्य जो होता है वो ऊंचा उठता है। और हमारे देश में तो वैसे भी 80% लोग गरीब है। ठीक है, तो जो भी आपकी रचना है वो इस प्रकार से ऊपर उठती है कि उसका जो स्थल है, ठीक है, उसकी जो सतह है, वो किस प्रकार लोगों के दिल को छूती है। वे केवल शब्द सौंदर्य जगाने का साधन नहीं है। इसका एक बढ़िया उदाहरण मध्यकाल के दो कवियों में है। एक है आपके तुलसीदास और एक है आपके केशवदास। तुलसीदास की रामचरितमानस तो हिंदी साहित्य का गौरव ग्रंथ बन गई, लेकिन केशवदास की रामचंद्रिका को कठिन काव्य का प्रेत कहकर याद किया जाता है। अभी हम इसकी प्रक्रिया देखते हैं। मुक्ति बोध ने नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र में संकलित निबंध साहित्य के दृष्टिकोण में इस प्रश्न का विस्तार से विचार किया है। वे लिखते हैं, कला तभी तक जीती जागती रहती है जब तक कि लेखक वर्ण्य वस्तु के प्रति भावात्मक संबंध हो। क्या बोलते हैं कि कला किसी भी इंसान में तब तक जीवित है जब तक वो जो चीज लिख रहा है वो उससे भावात्मक रूप से जुड़ा हो। जब उसका भावात्मक रूप से जुड़ना खत्म हो जाएगा उस वस्तु वर्ण्य वस्तु के प्रति, तो उसके अंदर वो कला भी नहीं बचेगी। जिस प्रकार सोचना या विचार करना ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक साधन है, उसी प्रकार भावना भी जीवन का ज्ञान प्राप्त करने का एक कलात्मक साधन है। भावानुभूति ज्ञान ही कला का विषय है। अब इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं फटाफट से। मुक्तिबोध भावानुभूत ज्ञान की बातें करते हैं, अर्थात ऐसा विचार जो भावों में ढलकर प्रकट हो। इसी संदर्भ में रचना प्रक्रिया की बात की जाती है। मुक्तिबोध रचना प्रक्रिया के बारे में लिखते हैं, रचना प्रक्रिया वस्तुतः एक खोज और एक ग्रहण का नाम है। अभिव्यक्ति के कार्य के दौरान कवि नई खोज भी कर लेता है। रचना प्रक्रिया के संबंध में पाश्चात्य काव्य शास्त्र में चिंतन की पूरी परंपरा आई है। रचना प्रक्रिया संबंधी पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा से परिचय प्राप्त करें तो देखिए, देवी प्रेरणा का सिद्धांत पहला सिद्धांत है आपका, या फर्स्ट चरण है। ठीक है, जिस तरह से भारतीय परंपरा में वाल्मीकि के द्रवित होकर काव्य सृजन की प्रक्रिया में प्रवृत्त होने का सिद्धांत काव्य प्रक्रिया का सबसे पुराना सिद्धांत है, उसी तरह पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा का सबसे पुराना सिद्धांत इसको माना जाता है, किसको? देवी प्रेरणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार रचना प्रक्रिया एक रहस्यमय प्रक्रिया है जिसकी व्याख्या असंभव है। लेखक क्यों लिखता है यह बताना नामुमकिन है, वे किसी आंतरिक शक्ति के वश में आकर रचना करता है। ये क्या बोल रहे हैं कि देवी प्रेरणा का सिद्धांत, जो लिखने का जो सिद्धांत है, लिखने की जो प्रेरणा है, वो लेखक के अंदर किस प्रकार से आती है, इसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते।
ठीक है। वो अपनी आंतरिक शक्ति के वश में आकर क्या करता है, रचना कर देता है। हम नहीं जान पाते कि वो रचना क्यों करता है, क्या उसके मन में उमड़ता है, क्या उसे परेशान करता है, किस चीज को वो लेकर रचना करता है। ठीक है, वो उसके अंदर की जो शक्तियां हैं उसी के माध्यम से वो रचना कर देता है। अनुकरण का सिद्धांत। प्लेटो के इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति सत्य का अनुकरण है। जो प्रकृति है वो क्या है, सत्य का अनुकरण है, और कला उस प्रकृति का अनुकरण है। जैसे हम जो भी कला करते हैं वो किसकी नकल के द्वारा करते हैं, प्रकृति के नकल के द्वारा करते हैं। अरस्तु भी यही मानते हैं कि कला अनुभव मनुष्य के अनुकरण करने की प्रवृत्ति का नतीजा है। कला अनुभव मनुष्य के अनुकरण करने की प्रवृत्ति का नतीजा है। जो कला का अनुभव है, ठीक है, वो बार बार अभ्यास करने का नतीजा है। आधुनिक युग में भी ये सिद्धांत किसी दूसरे रूप में मौजूद रहा। मुक्तिबोध साहित्य को जीवनी की पुनर्रचना कहते हैं। जो मुक्तिबोध है वो क्या बोलते हैं, साहित्य जो है वो जीवन की पुनर्रचना है, क्योंकि साहित्य के अंदर या साहित्य के माध्यम से हम असली जीवन को समझ पाते हैं। ठीक है। टी.एस. इलियट ये कहते हैं कि रचने वाले कलाकार और भोगने वाले भोक्ता के बीच में जितना भी अंतर होता है, रचना उतनी ही श्रेष्ठ होती है। स्वच्छंदतावादी सिद्धांत। वर्थ का कविता के बारे में महत्वपूर्ण कथन है कि उसमें उच्छल आवेगों की अभिव्यक्ति होती है। वर्थ के इस कथन के अनुसार भाव प्रवणता की काव्य रचना का उत्स है। रोमांटिक कवि ये मानते हैं कि सृजन के क्षणों में रचनाकार बाहरी प्रभावों से मुक्त होता है और वह सहज स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। ये सिद्धांत कविता में अलंकारिकता को उचित मानता है। इसके संदर्भ में ये बात भी महत्वपूर्ण है कि इस सिद्धांत में रचना के संदर्भ में अनुभूति को प्रधान तत्व माना जाता है। इसके अलावा इस सिद्धांत में कल्पना को साहित्य रचना के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। ये अकेले ऐसा सिद्धांत है जो रचना प्रक्रिया के संदर्भ में कल्पना के महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन यथार्थ का अस्वीकार इसकी सीमा कही जा सकती है। मनोविज्ञान सिद्धांत। कला सृजन के संदर्भ में इस सिद्धांत को युगांतरकारी माना जाता है। सिगमंड फ्रायड साहित्य को अवचेतन की अभिव्यक्ति मानते हैं। ठीक है, अपने अंदर की जो चेतना है उसको जब हम बाहर लाते हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि साहित्य यही है, जो हम भी हमारे अंदर है उसको जब हमने उसकी अभिव्यक्ति की तो वो साहित्य कहलाया। उसके अनुसार समस्त कला सृजन के मूल में रचनाकार की दमित एवं कुंठित काम वृत्तियां होती है। अनेक प्रकार की वर्चनाओं के कारण ये भावनाएं कलाकार के अचेतन मन में दबी रहती है और अवसर आने पर कला या साहित्य के माध्यम से उनको अभिव्यक्ति मिलती है। ये बोलते हैं कि जो भी लेखक है या कलाकार है उनके मन के अंदर बहुत सारी ऐसी रचनाएं होती है, ठीक है, जो दबी रहती है और जब उनको मौका मिलता है तो वो उसको अभिव्यक्त कर देते हैं। कलाकार अपनी प्रतिभा के द्वारा अपनी अतृप्त वासनाओं को इस प्रकार का छद्म रूप देता है जो समाज की दृष्टि में ग्राह्य हो जाती है। रचनाकार की रचना इसी कारण सौंदर्य और आनंद प्रदान करती है, क्योंकि उस कला के अंतर्गत हम अपनी दमिल दमित भावनाओं की सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति देखते हैं। फ्रायड के विपरीत प्रसिद्ध, ये छोड़ देते हैं, ठीक है। यथार्थवाद सिद्धांत। यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार साहित्य जगत सजग मानस व्यापार की उपज है। रचना क्षणों में नहीं की जाती, बल्कि कोई भी रचना दीर्घकालीन मनन के पश्चात फूटती है। ये बोलते हैं कि रचना एकदम से ऐसे नहीं है कि एक क्षण में निकल गई, नहीं, बहुत टाइम लगता है, उसके बाद वो फूटती है। रचनाकार के मन में रचना प्रक्रिया चलती रहती है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे रचना की प्रक्रिया उसके मन में चलती रहती है, और जब रचनाकार उस रचना को लेकर किसी उद्देश्य पर पहुंचता है तब वो रचना पैदा होती है। इस सिद्धांत के अनुसार ये माना जा सकता है कि साहित्य सामाजिक सत्य का वाहक होता है। क्या बोलते हैं कि जो यथार्थवाद है सिद्धांत है, इसमें ये बोलते हैं कि जो भी रचनाकार है, ऐसा नहीं होता कि कोई क्षण आया और उसने क्या करा, रचना कर दी। उसके मन में बहुत लंबे समय तक रचना प्रक्रिया चलती रहती है, और जब वो किसी निष्कर्ष या उद्देश्य पर पहुंचता है तो वो अपनी रचना निकाल देता है, मतलब लिख देता है या पैदा कर देता है। ठीक है।
और फिर क्या बोलते हैं कि साहित्य जो है वो सामाजिक जीवन का सत्य का वाहक है, क्योंकि साहित्य है ये भी, है ना। सामाजिक जो जीवन है ना वो साहित्य का निचोड़ है, या साहित्य सामाजिक जीवन का निचोड़ है। रचना के द्वारा रचनाकार हमारे किसी ऐसे सामाजिक सत्य का उद्घाटन करता है जो मनुष्य के लिए हितकर होता है। इसलिए रचनाकार की रचना प्रक्रिया में यह चलता रहता है कि साहित्य का कौन सा सत्य बहुजन हिताय होगा। हिंदी के प्रसिद्ध कवि ये आप देख लेना, ठीक है। रचना प्रक्रिया को लेकर अज्ञे कुछ भिन्न दृष्टि देते हैं। अब ये अज्ञे के अनुसार, उनके अनुसार रचना प्रक्रिया के संबंध में केवल रचयिता का पक्ष प्रस्तुत करके छोड़ देना काफी नहीं है, गृहीता, पाठक या सामाजिक के पक्ष का विचार भी साथ होना चाहिए। ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि रचनाकार ने अपनी रचना कर दी और हो गया सब कुछ, नहीं। जो उसको पढ़ रहा है, जो उसको समझ रहा है, जो गृहीता है, जो उसको ग्रहण कर रहा है, उसके विचार भी साथ में होने चाहिए, क्योंकि रचना प्रक्रिया संप्रेक्षणीयता की भी सृष्टि है, ठीक है। यह क्या बोल रहे हैं, क्योंकि रचना प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि एक तरफ से है दूसरी तरफ से नहीं है। अगर कोई लिख रहा है तो ऑब्वियसली इसको कोई पढ़ भी रहा है ना, तो दोनों का साथ होना जरूरी है, दोनों पर महत्व देना जरूरी है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अनुभूति के समय हर अनुभोक्ता के अलग अलग संस्कार अनुभूति एक विशिष्ट रंग दे देते हैं। बीते अनुभवों की स्मृतियां, नई पुरानी, ऐसी अनेक बातें हैं कि जो गृहीता की अनुभूति का निरूपण, निर्देशन, नियमन करती है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के जीवन का संचित अनुभव किसी दूसरे संचय से 100% एक रूप नहीं हो सकती। इसलिए एक ही अनुभूति दूसरे की अनुभूति पूरी तरह नहीं हो सकती। तो ये देख लेना आप। मैं इसका निष्कर्ष पढ़ देती हूँ। रचना प्रक्रिया हर लेखक की अलग अलग होती है। इस बात पर भी निर्भर करता है कि रचनाकार जो लिखना चाहता है उसके लिए किस विधा का चुनाव कर रहा है। मान लीजिए कोई लेखक उपन्यास लिख रहा है तो हो सकता है कि उसका विषय उसे अपनी सोच की प्रक्रिया में सूझा हो, मगर अनेक स्रोतों से सामग्री जुटाता हुआ अपने समय के किसी बड़े सवाल से जोड़ता हुआ उसे अपने समय समाज की विराट कथा में बदल देता है। रचनाकार रचना प्रक्रिया को इसी संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये था आपका, देख लेना आप। पीडीएफ चाहिए तो आप बता देना, ठीक है, कमेंट्स करके। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।